वेलकम फ्रेंड्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि रामलाल ने श्यामलाल को अपना बिजनेस 3 लाख रुपए ज्यादा में बेचा था। नेट असेट्स की वैल्यू 15 लाख थी, जबकि बिजनेस के लिए रामलाल ने जो डिमांड की थी वो 18 लाख रुपीस की थी। तो ये 3 लाख का जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, इसे हमने गुडविल के रूप में पढ़ा था। अब सवाल ये उठता है कि रामलाल ने गुडविल की वैल्यूएशन 3 लाख रुपए किस प्रकार की होगी। अब श्यामलाल उसको यह भी कह सकता है कि भाई आप गुडविल 3 लाख रुपए ना लेकर 3,000 रुपए ले लीजिए। तो उसके पीछे गुडविल की वैल्यूएशन जो उसने की है, कोई ना कोई तो लॉजिक रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम गुडविल की वैल्यू किस किस प्रकार निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये अब हमारा पार्ट है। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम उन मेथड्स को स्टडी करेंगे जो कि बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स हैं, जो कि एवरेज प्रॉफिट्स पे औसत लाभों पर आधारित है। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, यह कोई बहुत डिफिकल्ट जो है कैलकुलेशन आपके लिए नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सपोज 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, आप 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए और उनको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अगर कहीं प्रॉफिट 5 इयर्स के हों तो ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से जितने भी वर्षों के प्रॉफिट आपको दे रखे हों उनको ऐड करके नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर दो। बस यही आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है। तो इसमें आपको कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड मेथड हैं वो भी 2 मेथड हैं यहां पे हम जो स्टडी करेंगे। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स पे बेस्ड है, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स पर बेस्ड है। सिंपल एवरेज में हर वर्ष के प्रॉफिट को हम इक्वल वेटेज देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम जो सबसे लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, जो सबसे नजदीक के प्रॉफिट होते हैं, उनको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि उनके रिपीट होने की संभावनाएं भविष्य में ज्यादा है। और जो जितने पीछे के प्रॉफिट होते चले जाते हैं, जितने दूर होते चले जाते हैं हमारे करंट ईयर से, उनको वेटेज हम उतनी ही कम देते चले जाते हैं, क्योंकि उन प्रॉफिट्स के रिपीट होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो ये हैं हमारे 2 मेथड्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। ये तो हमारे होंगे बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स। लेकिन हम सेकंड पार्ट में सुपर प्रॉफिट्स पे बेस्ड मेथड भी पढ़ेंगे कि सुपर प्रॉफिट जिस फर्म के होंगे केवल गुडविल उसी फर्म की होगी, ऐसा भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि बिजनेस ने जितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उन प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए
कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती, जितनी कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए थी, लेकिन बिजनेस ने वह कैपिटल लगाए बिना ही प्रॉफिट्स अर्न कर लिए, तो वही कैपिटल की वैल्यू हमारी गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले आते हैं एवरेज प्रॉफिट्स की तरफ। एवरेज प्रॉफिट में आज हम चलेंगे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट पे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। आप कई बार क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको जो प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उन प्रॉफिट्स में कुछ एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल गेन्स का इफेक्ट डल चुका होगा, लेकिन हमें गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि जिन प्रॉफिट्स को हमें इन फ्यूचर मिलने की उम्मीद होती है, जो हमारे प्रॉफिट्स रिपीट होने के चांसेस होते हैं, हम उन प्रॉफिट्स को कंसिडरेशन में लेकर चलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे उनमें आपको सर्टेन एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। कुछ एबनॉर्मल लॉसेस जो लेस कर रखी होंगी उनको आप ऐड करेंगे, और कुछ एबनॉर्मल गेन्स या इनकम्स जो आपने ऐड कर रखी हैं उनको आप लेस करेंगे, क्योंकि इनके इन फ्यूचर रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यह लॉजिक हमारा चलेगा। तो हम एक बार जरा थोड़ा फॉर्मेट देख लें कि किस प्रकार से हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या हम इनको एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी बोल देते हैं, उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल या एडजस्टेड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, क्वेश्चन में आपको जो बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स गिवन होंगे, सबसे पहले आप उनको लिख लीजिए ऊपर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। लेकिन सर्टेन केसेस में ऐसा भी होगा कि किसी ईयर की आपको लॉस गिवन होगी, लॉस को बस आप माइनस लगाकर नेगेटिव आइटम के रूप में लिख लें, और आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमने माइनस लॉस भी लिखा है यहां पे। तो बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट लिख ले, लॉस है तो उसको माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। अब हमें ऐड क्या करना है, ऐड में जो एबनॉर्मल लॉसेस हम लेस कर चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस किसी भी कारण से हो सकती है, फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, या और भी किसी नेचुरल कैलेमिटी से, कोई भी प्राकृतिक आपदाई हो। तो ऐसे एबनॉर्मल लॉस हमने प्रॉफिट्स में से क्योंकि लेस कर रखी थी, जिसके कारण हमारे जो सामान्य लाभ थे, जो नॉर्मल प्रॉफिट्स थे, वो अनड्यूली कम हो गए थे। अब हमें उनको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए हम एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक कर देंगे, वापस जोड़ देंगे प्रॉफिट्स में, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉसेस भविष्य में भी रिपीट होंगी, इसकी संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स जो होती हैं उनको खरीदना और बेचना हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं होता, यह हमारी रूटीन की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन हमारी कई बार मजबूरी होती है। फिक्स असेट्स बहुत पुरानी हो जाती हैं या यूज़ की नहीं रहती हमारे, तो फिर उनको हमें बेचकर अमाउंट रिकवर करने में ही फायदा लगता है। तो ऐसी अगर कोई फिक्स असेट को सेल करने पे हमें कोई लॉस हुई है तो हमने वो प्रॉफिट्स में से लेस कर दी होगी, अब हम उसे करेक्ट करने के लिए ऐड कर देंगे। थर्ड है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते थे, और डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर की साइड, एक्सपेंसेस की साइड। तो ओवर वैल्यूएशन अगर ओपनिंग स्टॉक की हो गई, इट मींस आपने एक्सपेंसेस साइज को जो है, एक्सपेंसेस की साइड को जो है आपने ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे। इससे भी आपके प्रॉफिट कम हुए हैं, तो इनको भी हम ऐड कर देंगे। लेकिन इसका रिवर्स साइड हम जाएंगे जब अपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में, तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड की इनकम है, यानी कि इनकम साइड है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया हो, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए होंगे, उनको आप वापस ऐड कर दें, क्योंकि जितने प्रॉफिट्स कम हो गए थे आप उनको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बार बार होने वाले नहीं हैं, किसी विशेष वर्ष में वो हो गए होंगे, आपने प्रॉफिट्स में से उनको लेस कर दिया होगा, लेकिन इन फ्यूचर वो रिपीट नहीं होंगे, तो उनको आप वापस ऐड कर दीजिए, अपने प्रॉफिट्स को गुडविल की वैल्यूएशन के लिए करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू रेवेन्यू। कई बार एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाती है, हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसका फुल अमाउंट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं, जबकि उस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन वगैरह ही लेस करना होता है। अब जो अमाउंट हमने लेस कर दिया फुल, उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए थे। जैसे हमने कोई मशीनरी परचेज की और हमने मशीनरी का फुल अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके घटा दिया, प्रॉफिट्स कम कर दिए, लेकिन मशीनरी तो बैलेंस शीट की आइटम थी, वह तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो उसे हम वापस ऐड करेंगे, इससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। इस तरह से ये थी ऐड करने वाली आइटम्स। अब उन आइटम्स को हम लेस करेंगे जिनसे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अब नॉर्मल गेन हुआ, अचानक कोई प्रॉफिट हो गया हो, उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज था, उसे हम लेस करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गई हो, आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लगा दी हो, तो क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम साइड की आइटम है, क्रेडिट साइड की आइटम है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसे भी लेस करना पड़ेगा, जितना डिफरेंस है, जितना अमाउंट आपने ज्यादा लिखा है। इसका अपोजिट अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो गया हो। अब ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस साइड की आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपने अंडर वैल्यूएशन कर दिया ओपनिंग स्टॉक का, यानी कि आपने वैल्यू कम लिख दी। वैल्यू कम लिखने से आपके प्रॉफिट इंक्रीज हुए होंगे, तो एक्सपेंस को कम शो करने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, तो उसे भी यहां पे लेस करना होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे, वहां पे भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपको कैपिटल का पार्ट नहीं मानने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में से उसको लेस करना है। और जब आप यहां पे प्रॉफिट्स लेंगे, तो उन प्रॉफिट्स में भी यदि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जुड़ चुकी है, उसे भी हम लेस करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, बस हम ये जान लें कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली होती क्या है। नॉन ट्रेड यानी कि गैर व्यापारिक। जब आपने अपने बिजनेस में से कोई अमाउंट निकालकर किसी ऐसी फर्म में, किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जो आपकी तरह का व्यापार ना करती हो, ध्यान करें, जो सिमिलर टाइप का बिजनेस ना करती हो। जैसे आपकी फर्म सपोज शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जूते बनाने का कार्य करती है, और आपने अपनी फर्म में से
कुछ अमाउंट निकालकर बाहर आपने किसी टेक्सटाइल मिल में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपकी हो जाएगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब हर ट्रेड में अपनी जो इनकम का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, वह भी अलग होती है। तो इसीलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम जो होती है उसे हम एबनॉर्मल इनकम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वह हमारे प्रकार के व्यापार में लगाई गई पूंजी से होने वाली इनकम नहीं है, वह किसी अन्य प्रकार के व्यापार से होने वाली आय है, इसलिए हम उसको लेस कर देंगे यहाँ पे। तो ये था लॉजिक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप लेस करेंगे, और जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तब भी आप ध्यान रखेंगे कि हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को जब आप असेट्स को ऐड करेंगे तो उसमें छोड़ देंगे, उस लिस्ट में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को आप बाहर रखेंगे। नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स रेम्युनरेशन। पार्टनर्स को अपनी सर्विसेज के लिए कई बार पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होता है कि उनको कुछ रेम्युनरेशन दिया जाएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा के रूप में। अब अगर वह रेम्युनरेशन हमने लेस नहीं किया है तो फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम उसे लेस करते हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज के रेम्युनरेशन को लेस करने के बाद ही जो प्रॉफिट आता है वह हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉजिक कि यदि पार्टनर्स ने खुद सर्विसेज रेंडर ना की होती, उन्होंने अपनी जगह कोई मैनेजर वगैरह अपॉइंट किए होते, तो उनको भी तो रेम्युनरेशन दिया जाता। तो इसी लॉजिक से हम पार्टनर्स के रेम्युनरेशन को गुडविल की वैल्यूएशन के पर्पज से। सिमिलरली कुछ नॉन रिकरिंग इनकम भी होती हैं जो बार बार ना होने वाली हो, आपको ऐसा लगे कि यह इनकम जो है इन फ्यूचर रिपीट नहीं होगी, तो आप उसे भी लेस कर दीजिए, क्योंकि हमें तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स वो चाहिए जो प्रॉफिट्स भविष्य में भी हमें मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो। इसी तरह से कोई फ्यूचर एक्सपेंस हो, पास्ट में हम कोई एक्सपेंस पे नहीं करते थे, लेकिन इन फ्यूचर हमें वो पे करना पड़ेगा और रेगुलरली पे करेंगे हम। ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग इस तरह की एडजस्टमेंट होती है। पास्ट ईयर्स में हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होता तो वो खर्चा हमने डिडक्ट नहीं कर रखा होता है प्रॉफिट्स में से, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी इंश्योरेंस करवाती है सेट्स का, बिजनेस का, इसलिए इन फ्यूचर उसे वो एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपके तभी करेक्ट होंगे जब आप उस एक्सपेंस को पास्ट प्रॉफिट्स में से भी लेस कर दें। तो ये था आपका एक सिंपल पैटर्न प्रोसीजर जिससे आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार जब आप एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपके आ जाते हैं, तो बस फिर आपको उनका एवरेज करना होता है। तो हम इसके बाद सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड को स्टडी करेंगे।